आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो साम्य अवस्था को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो कह रहा है जो रिएक्शन नीचे दी गई है, जो अभिक्रिया नीचे दी गई है, तो चार जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी कंडीशन इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने के अनुकूल है, फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब अनुकूल है। और विकल्प हमको दिए गए हैं चार विकल्प। तो इसमें से ध्यान देते हैं और करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी कंडीशन इसमें प्रोडक्ट के बनने को फेवर करेगी। अब यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि गैस के 2 मोल हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 मोल है। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसको ला सातेलिय सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं, तो उसमें पढ़ा है कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ती है जिधर मोलों की संख्या कम होती है गैस के। तो इधर देखिए गैस के 2 मोल है, इधर 1 मोल है। तो अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए प्रोडक्ट ज्यादा प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हीट ऑफ रिएक्शन निगेटिव है, -x किलो जूल। इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी ज्यादा हो गई है ऊष्मा, तभी तो बाहर निकल रही है। तो अगर हम ऊष्मा कम दें यानी टेम्परेचर को लो कर दें तो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा। तो 26 का ये विकल्प लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड यानी अग्र दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को घटा करके हम ज्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो 26 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशा में चलती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कह रहा है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी गई है। कह रहा है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें इक्विलिब्रियम को अग्र दिशा में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए मोटी मोटी बात हम समझ लें। इधर गैस के 4 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो जिधर मोलों की संख्या कम है गैस के, उधर को रिएक्शन शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो साम्य अवस्था आगे शिफ्ट करने के लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी अगर हम दाब बढ़ा दें इस रिएक्शन में तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी अभिक्रिया अग्र दिशा में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब देखें यहाँ पर प्लस हीट लिखा है, यानी ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा इस रिएक्शन में बढ़ रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, क्योंकि ऊष्मा बर्बाद निकल रही है, तो उस तापमान को अगर घटा दें तो हमारा ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो इस अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, तो अभिक्रिया फॉरवर्ड दिशा में शिफ्ट होगी, यानी इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में
शिफ्ट होगा। तो 27 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। देखिए 27 का डी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड लीड्स टू लोअरिंग द प्रेशर प्रोड्यूस लेजर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। Hence, according to Le Chatelier principle, at high pressure and low temperature, the given reversible reaction will shift in forward direction to form more product. वही बात जो हम बता रहे हैं वही यहाँ पर लिख रहा है कि चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रही है, तो टेम्परेचर अगर लो कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाने के चांस बढ़ेंगे। और चूंकि ये हमारे मोल जो है वो रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। गैस के मोल ध्यान दीजिए, तो जैसे हमने बताया है उस तरह आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो लिखा है यहाँ पर कुछ त्रुटि है, देखिए कह रहा है एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड लीड टू लोअरिंग ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो कह रहा है कि गैस के मोल कम बनेंगे। Hence, according to Le Chatelier principle, at high pressure and low temperature, the given reversible reaction will shift in forward direction to form more product। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं समझा पा रहा है, तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं वैसे समझिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है यानी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा वातावरण में निकल के जा रही है। Kp एंड Kp डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो दो अलग अलग तापमान है T1 और T2, इन पर इक्विलिब्रियम जो है दिया गया है कांस्टेंट Kp और Kp डैश क्रमशः। कह रहा है एज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2, इट इज रेडली ऑब्जर्व दैट। कह रहा है हमको ये मान के चलना है कि जो रिएक्शन की अभिक्रिया ऊष्मा है वो नियत है दोनों T1 T2 टेम्परेचर के बीच में। तो कह रहा है कि ये जो चार विकल्प हैं इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए फार्मूला दिया गया है log Kp डैश अपान Kp इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1। ये होता है फार्मूला। यहाँ पर Kp डैश T2 टेम्परेचर पर है और Kp T1 टेम्परेचर पर है। तो इसी प्रकार से इस फार्मूले को आप लोग याद करेंगे। तो इस फार्मूले को हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब देखें यहाँ पर कह रहा है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जैसा कि क्वेश्चन में हमको पता है यानी ऊष्माक्षेपी है, तो उसके लिए डेल्टा H निगेटिव होगा। दैट इज हीट इज इवॉल्व यानी ऊष्मा बाहर निकल करके वातावरण में जाएगी। द टेम्परेचर T2 इज हायर देन T1। जो टेम्परेचर T2 होगा वो T1 से ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्मा निकलेगी। तो जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो प्रारंभ में टेम्परेचर कम होगा और बाद में ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तभी तो ऊष्मा ज़्यादा होगी तो बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब T2 ज़्यादा होगा T1 से। जब T2 ज़्यादा होगा T1 से तो 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1 करेंगे। तो चूँकि T2 ज़्यादा है तो 1 अपान में ज़्यादा का भाग देंगे तो निगेटिव आएगा, यानी ये कम होगा। ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम घटेगा और निगेटिव ज़्यादा की तरफ है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसलिए 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1 निगेटिव होगा। सो log Kp डैश माइनस log Kp इक्वल टू निगेटिव। इसलिए log Kp डैश माइनस log Kp भी हमारा निगेटिव होगा इसकी वजह से। आर या इसको ये कह सकते हैं
कि log Kp ज्यादा होगा log Kp डैश से, तभी तो निगेटिव है। ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी उत्तर निगेटिव आएगा। तो log Kp डैश से ज्यादा होगा। या इसको इस तरह कह सकते हैं कि Kp डैश से ज्यादा है। तो यही हमको आंसर में दिया गया है, इसलिए 28 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 28 का ये विकल्प Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन। कह रहा है KMnO4 को K2MnO4 से बनाया जा रहा है जैसा कि नीचे रिएक्शन दी गई है। तो देखिए नीचे रिएक्शन दी गई है 3MnO4 माइनस 2 + 2H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन है 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 + 4OH माइनस। कह रहा है द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH माइनस एंड बाय एडिंग। कह रहा है रिएक्शन पूर्णता को प्राप्त करेगी अगर हम OH माइनस को हटा दें और इन 4 विकल्पों में से किसको ऐड कर दें यानी जोड़ दें। कह रहा है OH माइनस को हटा करके इन 4 विकल्पों में से किसको जोड़ दें ताकि ये रिएक्शन कंप्लीशन यानी पूर्णता को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर देखिए 29 का ये विकल्प करेक्ट है और इसका स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करें कि क्यों आंसर ए करेक्ट है 29 का। तो यह Cl और SO2 जो है हमारे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है यानी खुद अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाते हैं और दूसरे की घटा देते हैं। ये हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अच्छे से समझा था। तो यह Cl और SO2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सो दे कैन रिड्यूस MnO4 माइनस, इसलिए MnO4 को आप चयित कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। और जो CO2 है हमारा इज नाइदर ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग एजेंट, ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ना ऑक्सीकारक है ना अपचायक है। इट विल प्रोवाइड ओनली एसिडिक मीडियम, यह केवल अम्लीय माध्यम अभिक्रिया के लिए उत्पन्न करता है। इट कैन शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन। इस वजह से ये रिएक्शन अग्र दिशा में शिफ्ट होगी, प्रतिस्थापित होगी और पूर्णता को प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से 29 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ DH फॉर द रिएक्शन। तो इसमें DH की वैल्यू पूछ रहा है रिएक्शन में। तो देखिए इस रिएक्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ DH फॉर द रिएक्शन यानी किस प्रक्रिया द्वारा रिएक्शन अग्र दिशा में बढ़ेगी यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, या यूं कहें कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए इधर गैस के मोल ज्यादा है इधर कम है, इधर 5 मोल है गैस के इधर 2 मोल है। तो लीच एट लियर प्रिंसिपल से अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट में मोलों की संख्या ज्यादा है प्रोडक्ट की तुलना में, तो प्रेशर बढ़ाने में रिएक्शन अग्र दिशा में शिफ्ट होगी। तो पहली बात तो हाई प्रेशर होगा, दूसरी बात यह रिएक्शन इक्जोथर्मिक है, इक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अभी तक देखिए कैसे हम ये बोल सकते हैं कि इक्जोथर्मिक है। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी अगर मोल इधर गैस के ज्यादा है रिएक्टेंट में तो वो ज्यादातर मतलब जितनी भी रिएक्शन पढ़े हैं सब इक्जोथर्मिक है। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ाने पर और तापमान घटाने पर, टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन अग्र दिशा में शिफ्ट होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ XY4 गैस विल बी फेवर्ड एट। तो XY4 अगर ज्यादा बनाना है यानी उत्पाद ज्यादा बनाना है तो अभिक्रिया में प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और तापमान को घटाना पड़ेगा।
तो ये हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हमारा करेक्ट हो जाएगा 30 का डी विकल्प। कैसे हम बताएंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा है। अभी हम ऊपर जितनी भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़े हैं ऊष्माक्षेपी, उनमें रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है, उस आधार पर हम इसको कह सकते हैं। तो 30 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है। द रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव है। डेल्टा एन जी हमने बताया था कि प्रोडक्ट के मोल गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल। तो प्रोडक्ट के कम है रिएक्टेंट से, तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट घटाएंगे। और डेल्टा एच निगेटिव है, क्योंकि रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है यानी एक्जोथर्मिक। तो 30 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है CH4 गैस प्लस 2 CO2 गैस से CO2 गैस प्लस 2 H2O लिक्विड बन रहा है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। कह रहा है डेल्टा HR इक्वल टू माइनस 170.8 किलो जूल पर मोल। निगेटिव है हीट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा निकल करके बीकर से वातावरण में जाएगी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट गलत पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, सही वाले को न लगा दीजिए। इनमें से एक कोई गलत है वो हमको बताना है। तो देखिए पहला है कि द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक, तो पहला वाला विकल्प तो हमारा करेक्ट है, रिएक्शन एक्जोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा HR निगेटिव है। दूसरे विकल्प में कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था पर द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस एंड H2O लिक्विड आर नॉट इक्वल। तो साम्य अवस्था में चूंकि CO2 और H2O के मोल अलग अलग हैं, ये 2 मोल है 1 मोल है, तो साम्य अवस्था पर दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं होंगी, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए डी वाले विकल्प में कह रहा है एडिशन ऑफ CH4 गैस एंड O2 गैस इक्विलिब्रियम विल कॉज टू शिफ्ट टू राइट। इक्विलिब्रियम दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा अगर CH4 और O2 को अभिक्रिया में मिला दिया जाए। तो देखिए CH4 और O2 ये अभिकर्मक है यानी रिएक्टेंट है, तो इनको जब मिलाया जाएगा अभिक्रिया में तो इनके मोलों की संख्या बढ़ेगी यानी दाब बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है लीच एट लियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट के मोलों की संख्या ज्यादा है यानी दाब बढ़ाएंगे या इसमें गैस मिलाएंगे तो भी दाब बढ़ेगा बीकर में, तो हमारी रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी। तो शिफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाएगी, लेफ्ट से राइट, ये भी करेक्ट है। अब देखिए A B D तीनों हमारे करेक्ट हो गए। अब C देखते हैं। C में देखिए कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय। रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य अवस्था नियतांक Kp इक्वल टू CO2 अपॉन CH4 और O2 ये दिया गया है, तो इसको देखते हैं। क्योंकि देखिए ये गैस के मोल हैं और गैस के मोल लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको PCO2 अपॉन PCH4 PO2 ये लिखना चाहिए। तो यहाँ पर CO2 का आंशिक दाब, CH4 का आंशिक दाब और O2 का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर PCO2 अपॉन PCH4 PO2 होता तो करेक्ट हो जाता, या फिर यहाँ Kp की जगह Kc लिखा होता। भाई गैस के लिए Kp लिखते हैं क्योंकि गैस का दाब होता है, तो प्रेशर के लिए P लिखेंगे। और अगर द्रव अवस्था में होता, इस रिएक्शन में सारे जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये लिक्विड फेज में होते, तो हम यहाँ C लिखते यानी सांद्रता कंसंट्रेशन, तब इस तरह लिख सकते थे। इसलिए C वाला हमारा करेक्ट नहीं है, बाकी सब हमारे करेक्ट हैं। तो 31 का C वाला देखिए हमारा करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है? Kp इक्वल टू
PCO2 अपान PCH4 इंटू PO2 का स्क्वायर, क्योंकि जो पहले होता है वो पावर में जाता है, तो इसलिए 31 का सी विकल्प हमारा सही होगा। चूंकि गलत ही पूछ रहा है तो सी ही गलत है। सही क्या होगा, इस तरह लिखा होता तो सही होता। तो 31 का सी करेक्ट है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में देखिए कह रहा है कि रिएक्शन BaO2 सॉलिड से रिवर्सिबल रिएक्शन में BaO सॉलिड बन रहा है और O2 गैस बन रही है। इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी ये रिएक्शन हमारी इंडोथर्मिक है। डेल्टा H का मतलब अभिक्रिया की ऊष्मा बढ़ रही है, बीकर का तापमान बढ़ रहा है, इसीलिए धनात्मक है। अगर घट रहा होता तो ऋणात्मक होता। और घटेगा कब, जब ऊष्मा वातावरण में चली जाएगी बीकर से। कायदे से समझने का प्रयास करें तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कह रहा है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड अपॉन, साम्यावस्था की कंडीशन में जो O2 का प्रेशर है, दाब है, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हम तापमान घटाते थे। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया हमारी अग्र दिशा में शिफ्ट होगी। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, तो तापमान अगर इक्विलिब्रियम में बढ़ा दिया जाए तो ये जो दाब होगा O2 का, वो तापमान के इंक्रीजिंग पर डिपेंड करेगा। क्योंकि रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो यही O2 के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को अग्र दिशा में शिफ्ट करने के लिए। तो 32 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 32 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। प्रेशर ऑफ O2 डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अदर रिएक्टेंट। जो O2 का दाब है, ये जो अन्य चीजें दी गई हैं उनके सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों चीजें ठोस हैं। बिकॉज बोथ आर इन सॉलिड, दोनों ठोस हैं, इसलिए उन पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंस दिस इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, यद्यपि यह हमारी अभिक्रिया इंडोथर्मिक है यानी ऊष्मा शोषी है। इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, डिसोसिएशन ऑफ BaO2 उड़ाकर, तो BaO2 का ये जो तापमान बढ़ाएंगे ये ऊष्मा लेकर के BaO2 टूट जाएगा, यानी डिसोसिएशन हो जाएगा। और डिसोसिएशन होगा, टूटेगा, तो ज्यादा O2 बनेगी एट इक्विलिब्रियम पर, जिसके कारण O2 का प्रेशर इंक्रीज करेगा। यानी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर BaO2 ज्यादा टूटेगी, तो चूंकि यह अभिकर्मक है तो ज्यादा टूट करके ज्यादा O2 बनाएगा, तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि O2 गैस है। तो 32 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, O2 का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कह रहा है कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर उसमें हम रिएक्टेंट का सांद्रता बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, कोई उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। इसी वजह से हम लोग अग्र और पश्च दिशा में रिएक्शन की वजह से इस तरह का साइन बनाते हैं, यानी आगे भी चल रही है, पीछे भी चल रही है। तो जब हम रिएक्टेंट को का सांद्रता बढ़ा देंगे तो अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाएगी।
तो जब दोनों की बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई जितना आगे बढ़ी उतना पीछे भी बढ़ गई, तो जितना हम आगे गए उतना पीछे आ गए, तो जो साम्य था, जो संतुलन था, वो तो अपनी ही जगह रहा ना। मान लीजिए 5 हम आगे गए, 5 पीछे गए, तो 5 - 5 = 0, तो बने तो वही है ना। तो इसलिए इक्विलिब्रियम अनचेंज रहेगा। साम्य अवस्था नियतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर। 33 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया से समझाया गया है कि A+B से C+D बन रहा है, तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, AQ होना चाहिए, ये D लिख गया है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में C का कंसंट्रेशन, फिर D का कंसंट्रेशन अपॉन A का फिर B का। कह रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल प्रोसीड द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिवन मोर प्रोडक्ट so that the equilibrium constant value remains constant and independent of concentration। तो अगर हम A और B की सांद्रता बढ़ाते हैं तो C और D ज्यादा बनेगा, क्योंकि अभिक्रियाग्र दिशा में जाएगी। तो चूंकि ये सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रियाग्र दिशा में, मतलब ये C और D ज्यादा बने, तो जाहिर सी बात है कि जब ये ज्यादा बनेंगे तो अग्र दिशा की रिएक्शन पहले बढ़ी, अब ये जब ज्यादा बन गए तो फिर इधर से फिर A और B उतने बनेंगे। तो इस प्रकार से चूंकि साम्य अवस्था का मतलब अग्र और पश्च दोनों दिशा में अभिक्रिया चल रही है, तो जितना A B की सांद्रता बढ़ाने पर C और D बनेगा, उतना ही जब C और D ज्यादा हो जाएगा तो टूट करके फिर से A और B बनेगा, यानी साम्य अपने ही स्थान पर रहेगा। तो 33 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लीच एट लियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू ए सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल काज द। कह रहा है लीच एट लियर प्रिंसिपल के हिसाब से हमको ये बताना है कि किसी अभिक्रिया में अगर हम ऊष्मा को ऐड करें, एडिंग हीट टू ए सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल काज द। सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और द्रव दो हैं, उनमें ऊष्मा को हम जोड़ दें यानी ऊष्मा दे दें, तो लीच एट लियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए कोई सॉलिड है, उसमें हीट जोड़ देंगे तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा इस ठोस को तोड़ देगी, ठोस को तोड़ देगी। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑक्सीजन गैस ज्यादा बन रही थी, ऊष्मा देने पर BaO2 टूट रहा था, तो वही क्रिया यहाँ होगी। सॉलिड टूटेगा तो अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, तो जो ठोस है उसकी मात्रा घटेगी, क्योंकि जब ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इस ठोस को तोड़ देगा। तो 34 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 34 का डी करेक्ट है। कह रहा है सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉलिड। कह रहा है अगर हम सॉलिड और लिक्विड दो साम्य अवस्था में है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए, ये गलती से इधर ऐसे बन जा रहा है, ये किताब की त्रुटि है। तो अगर हम इसमें तापमान जोड़ देंगे तो क्या होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। किसी चीज का आयतन बढ़ने का मतलब दाब घटता है, तो इधर दाब ज्यादा होगा, तो जिधर दाब ज्यादा होगा तो कम दाब की ओर रिएक्शन शिफ्ट होती है लीच एट लियर प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इसलिए सॉलिड से लिक्विड ज्यादा बनेगा, यानी सॉलिड की मात्रा घटेगी। चाहे इस तरह समझ लीजिए या इस तरह समझिए कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉलिड ऊष्मा लेकर के टूटेगा और लिक्विड में बदलेगा। भाई लिक्विड तो ऊष्मा लेकर के लिक्विड से गैस बनेगा, तो और आयतन बढ़ेगा यानी दाब घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड टूट करके लिक्विड बनेगा। तो वही कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो रिएक्शन हमारी अग्र दिशा में जाएगी, यानी सॉलिड से लिक्विड ज्यादा बनेगा, यानी सॉलिड की मात्रा घटेगी। तो 34 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेस ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल। तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इन 4 विकल्पों में से कौन सी सूचना हमको मिलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन या जानकारी हमको मिलती है, हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प करेक्ट है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कंस्ट्रेंट, यानी जो कंस्ट्रेंट है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होती है अगर कंसंट्रेशन चेंज किया जाए या सांद्रता बदली जाए, दाब बदला जाए, ताप बदला जाए। तो इससे संबंधित है हमारा लीच-एटलियर प्रिंसिपल, यानी 35 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 35 का डी विकल्प करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर एटसेट्रा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए वे सो दैट टू अनडू द इफेक्ट ऑफ एन चेंजिंग इम्पोज्ड। कहने का मतलब यह है कि साम्यावस्था पर किसी अभिक्रिया में अगर सांद्रता, दाब या तापमान परिवर्तित किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में शिफ्ट होती है, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था उस दिशा में शिफ्ट होती है जिससे कि इस परिवर्तन को बैलेंस किया जा सके, यानी खत्म किया जा सके। तो 35 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।